अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा सम, बड़ा तो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर तीनों ही एक्टिविटी लेंगे हम, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। अब एक बार आप बैलेंस शीट देख लो, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। शेयर होल्डर्स फंड दिया है, शेयर कैपिटल है उसके अंदर, नोट नंबर 1 है उसमें। नोट नंबर 1 का मतलब उसका डिटेल नीचे दिया है। चलो नीचे देख लेते हैं। अब उस नोट नंबर 1 में क्लियर दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर भी हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हैं। प्रेफरेंस शेयर में 12% लिखा है, मतलब 12% डिविडेंड देंगे। सेकंड दिया है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। आ जाओ नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया है। अगेन पिछले साल से इस साल प्रीमियम बढ़ा है, इसका मतलब आया होगा। सरप्लस दिया है, बैलेंस दिया है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, जिसे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी 10% डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। पहले से ही ध्यान रख लो कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। करंट लायबिलिटी देखो, ट्रेड पेएबल वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी नोट नंबर, अगेन गो फॉर नोट नंबर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो वो प्रीमियम है, चलिए उसको देख लेंगे कहाँ सेटल करना है हमें। नॉर्मली प्रीमियम हम देते हैं, लेते हैं, फाइनेंसिंग में आता है। अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो ऑपरेटिंग में से जाता है। देखते हैं यहाँ पे राइट ऑफ नहीं हुआ है, लेना देना हुआ है, तो फाइनेंसिंग में ही जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स अगेन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्स रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट को हम मानेंगे टैक्स पेड, करंट ईयर के अमाउंट को मानेंगे टैक्स मेड। सिंपल है। आ जाते हैं एसेट में। नॉन करंट एसेट दी हुई हैं, प्रीवियस ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस बढ़ा हुआ है। नीचे डेप्रिसिएशन भी है, मशीन सेल भी की गई है। बुक वैल्यू 40 है, सोल्ड फॉर 25, इसका मतलब इसका अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, वरना हमें समझ नहीं आएगा कि कितना परचेज कितना सेल। चलिए एक तो अकाउंट समझ आ गया कि फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट 10% इन्वेस्टमेंट, यस ये नॉन करंट एसेट की इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म वाली हैं, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी, ये बढ़ रही हैं तो हम इसका ऑब्वियसली परचेज कर रहे हैं। साथ साथ हमें ये देखना है कि 10% इन्वेस्टमेंट है, मतलब 10% ऑफ 30,000 प्रीवियस ईयर अमाउंट, वो हमें 3,000 मिला होगा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट हमारा ऑपरेटिंग में भी जाएगा और साथ में इन्वेस्टिंग में भी जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसको एक बार मार्क कर लेना कि 10% इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो ऑपरेटिंग में भी जाएगा और वो इन्वेस्टिंग में भी जाएगा, भूल जाते हैं हम। चलो नेक्स्ट आ गया करंट एसेट। सबसे पहले क्या दिया करंट एसेट में? करंट इन्वेस्टमेंट। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये याद रखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये, इसे करंट एसेट, नॉर्मल करंट एसेट में मत काउंट कर लेना। इन्वेंट्रीज, यस इन्वेंट्रीज लेते हैं वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल अगेन नोट नंबर के साथ, चलिए नोट नंबर में आ जाइए। डेटर्स हैं, डेटर्स तो हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, यस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम ऑपरेटिंग में लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश में, ध्यान रखना। प्रोविजन में पैसा डालोगे तो वो ऑब्वियसली आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक डेप्ट एक प्रोविजन के अंदर, तो इसीलिए वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, इसे ध्यान रखना है। फिर आ गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चलिए ये तो हम लास्ट में ऐड और लेस कर ही लेंगे। नीचे इन्फॉर्मेशंस में दिया है एडिशनल मशीन का पार्ट, डेप्रिसिएशन मशीन का पार्ट, जो हम डालेंगे अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं 5% प्रीमियम पे। इंटरिम डिविडेंड दिया है इक्विटी को 15%, ऑब्वियसली प्रीवियस अमाउंट पे दिया है। प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड मिला है, क्लियर दिया है कि पिछले साल के अमाउंट पे दिया है, मतलब 2 लाख पे दिया है। देन जो भी इक्विटी शेयर के प्रीमियम है वो भी 10% के साथ आया है, मतलब इक्विटी शेयर जो हमने इशू किए हैं विद द प्रीमियम ऑफ 10% दिया है, तो हमारे पास जो पैसा आएगा इक्विटी का उसमें 10% ऐड होके आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉट, अगेन हमें क्या लेना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहली पार्ट करते हैं ना। चलिए सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स के अंदर या पहला वर्किंग नोट बना सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा उसको लिख सकते हो ताकि हमें मिल पाए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए सी दैट। अब हम स्टार्ट करें वही, नेट प्रॉफिट चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, हमें ये निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा बैलेंस था रिजर्व एंड सरप्लस में, आपने देखा
उसमें जो करंट ईयर का बैलेंस है ओपनिंग और जो अगेन क्लोजिंग ओपनिंग, करंट ईयर का जो हमारा होता है वो क्लोजिंग होता है, जो प्रीवियस ईयर का होता है वो ओपनिंग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ओपनिंग, करंट ईयर क्लोजिंग। तो हम करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्लोजिंग दिया था 2,50,000, ओपनिंग कितना दिया था याद है ना हमें, ओपनिंग दिया था 1 लाख, ठीक है। तो ओपनिंग हम माइनस करेंगे कि कितना ऐड हुआ है हमारे प्रॉफिट में, हमारे प्रॉफिट में ऐड हुआ है 1,50,000, ठीक है। सो ये 1,50,000 किया। फिर आपने देखा था प्रोविजन फॉर टैक्स, हम इसमें ऐड क्या करते हैं, टैक्स एंड डिविडेंड्स, याद है, टैक्स एंड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अब उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियरली दिया था कि इस साल नहीं दिया था, एक्चुअली प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिया था, है ना, वो बैलेंस शीट में दिया था, याद है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर और करंट ईयर का अमाउंट दिया था। नीचे ना दिया हो तो हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना दिया हो तो हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। प्रीवियस ईयर के अमाउंट को हम टैक्स पेड मानेंगे, करंट ईयर के अमाउंट को हम टैक्स मेड मानेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मेड, तो वो 12,000 हम यहाँ पे मेड में ऐड कर रहे हैं, समझ आया ये चीज़। तो करंट ईयर का अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं, उसका गैप मत ले लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, डिविडेंड। डिविडेंड कितने थे याद करो, प्रेफरेंस शेयर को दे रहे थे, कितना दे रहे थे, 12% लिखा था, 2 लाख का मतलब 24,000, यस 24,000। इक्विटी शेयर को भी तो दिया था इंटरिम डिविडेंड, कितना दिया था, दैट इज 15%, ये इक्विटी को हमने दिया था 15% ऑफ 3 लाख मतलब 45,000, तो ये भी हम ऐड करेंगे। इन सबको हम ऐड करके क्या निकाल रहे हैं, यही जो हमें चाहिए था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो ऐड करो कितना आया, 1,50,000 प्लस 70, 1,50,000 प्लस 70, 2,20,000 प्लस दिस इज 11, तो दैट इज 2,31,000। इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यही तो हमारा पहला पार्ट है। चलिए यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, समझ आया इतना। तो 2,31,000। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। अब हम देख रहे हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए वापस से बैलेंस शीट, कौन सी चीज़ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में आएगी, चलो एक बार सर्च करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी, डेप्रिसिएशन। ढूंढो, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यस क्लियरली गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन 70,000 क्लियरली मेंशन है। फिर आता है हमारा, क्या कोई प्रॉफिट एंड लॉस है किसी एसेट पे सेल या परचेज करने पर, बेसिकली सेल करने पर। नीचे पहले ही इन्फॉर्मेशन दी है कि एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 40,000 है उसे 25 में सेल कर दिया गया है, मतलब 15,000 का लॉस। वो 15,000 हम डालेंगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर ऑब्वियसली। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या कोई इंटरेस्ट पेड है, यस हमारे पास 10% डिबेंचर्स हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट पेड है, ओपनिंग बैलेंस पे दिया ही होगा क्योंकि देना ही होता है। तो 1 लाख का 10% 10,000। फिर अब और क्या देखें हम इसके अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भूलना नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ही डालेंगे क्योंकि उसके अंदर पैसे हमने डाले हैं, वो इंक्रीज हुआ है 5,000 से, तो वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जो हम देख रहे हैं जिसके अंदर 10% इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट पे हमें 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला होगा, वो भूलना नहीं है, दैट इज़ आवर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम जो हम लेते हैं आइटम्स हैं उसके अंदर लेस करेंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा इनकम मिली है विच इज़ नॉट रिलेटेड विद आवर कोर बिजनेस एक्टिविटी, तो इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। चलिए सम के अंदर डालते हैं ये सारी एक्टिविटी ताकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल तक पहुंच पाएं। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
आइटम्स, इनका क्या करना है हमको, क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है, उसे हम वापस रिवर्स कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, इनकम को हम माइनस करेंगे। चलो ऐड क्या क्या करना है, अभी देखा हमने डेप्रिसिएशन, यस, कितना दिया था डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में, 70,000, यस। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 से बड़ी थे, देखा था हमने। फिर और क्या चीज़ें थी हमारे पास, हमने इंटरेस्ट पे किया था, यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमारे डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट था, दैट वाज 10,000। कैसे 10,000, कैसे कैलकुलेट किया था हमने, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 10,000। इसके बाद हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिक्स एसेट या मशीनरी जो भी था। 40,000 की मशीन थी, 25 में बेची थी, मतलब 15,000 का लॉस हो गया। अगर गेन होता तो हम लेस करते, ये ध्यान रखना है, गेन होता तो लेस करते, लॉस है इसीलिए ऐड कर रहे हैं। एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, लॉसेस को ऐड कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं बेसिकली। तो हम इसीलिए एक चीज़ और लेस करने वाले हैं, क्या है वो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, वो 30,000 की जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला, दैट इज 3,000, ये हमें यहाँ माइनस करना है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या था, ये वाला जो हमने प्रॉफिट निकाला बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये स्टेप नंबर 2। तो हमें स्टेप नंबर 2 तक पहुंचना है। चलो कैलकुलेट करो कितना आया हमारा, सी 2,31,000, ये अगर आप ऐड करो 70, 80, 90, 100, मतलब पूरा 1 लाख, ये हो गया 3,31,000। 3,31,000 माइनस 3,000, बहुत ईजी हो गया ये तो, 3,28,000। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या है वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस, मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में। अब हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। आ जाओ करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेएबल, यस बढ़ रहे हैं ट्रेड पेएबल, कितने से, 1,33,000 करंट ईयर, 46 लास्ट ईयर, 87,000 से। कभी भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम ऐड करते हैं, तो मतलब ट्रेड पेएबल हम ऐड करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अदर करंट लायबिलिटी, नोट टू अकाउंट में जाओ, प्रीमियम है नहीं लेना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना, क्योंकि दैट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी विच वी विल टेक फॉर वर्किंग कैपिटल। आ जाओ करंट एसेट में, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्रीज, यस इन्वेंट्री लेना है, लास्ट ईयर 1 लाख की थी, इस साल 90,000 की है, मतलब 10,000 का कम हुआ है इन्वेंट्री। करंट एसेट कम होती है तो पैसा आता है, मतलब ये ऐड होगा। ट्रेड रिसीवेबल, नोट नंबर 4 आ जाइए। डेटर्स हमारे बड़े हैं, अगर एसेट बढ़ती है तो पैसे जाते हैं, तो उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो ऑलरेडी ले चुके हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में लेंगे। चलो अब हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें आ गई वर्किंग कैपिटल में। एक आ गया ट्रेड पेएबल, दूसरा आ गया हमारे पास इन्वेंट्रीज, थर्ड आ गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, उसके बाद तो हमें टैक्स पे करना है एंड विल डन विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलो लिखते हैं इसे सम में। अब हम क्या ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू ऐड जो भी चीज़ें हमारी एसेट में, अगर हमारी बड़ी है कोई चीज़ तो पैसा जाता है, कम हुई है तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, पैसा आया है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें बड़ी है। एक तो इन्वेंट्रीज, बड़ी नहीं है ये, कम हुई है। इन्वेंट्री क्या है, एसेट, एसेट कम होती है तो पैसा आता है, तो 10,000 हमारा आया है। ट्रेड पेएबल 87,000 से बढ़ गए, मतलब हमने बाहर का पैसा लगवा लिया अपने बिजनेस में, तो ये भी आया है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ कम हुई थी, क्या कम हुई थी कोई चीज़, सिर्फ इन्वेंट्री तो कम हुई थी। लेस क्या करना है, लेस करना है ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर थे पार्ट क्या, डेटर्स। डेटर्स कितने बड़े थे, 1 लाख से 2 लाख हो गए थे, तो एसेट बढ़ती है तो क्या पैसा गया, तो ये 1 लाख माइनस किया हमने। ओके, तो अब यहाँ तक हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स
बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। चलो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 3,28,000 प्लस 97 माइनस 1 लाख। चलो 1 लाख तो सीधा ही हटा देते हैं, तो 2,28,000 प्लस 10 2,38,000 2,38,000 यहाँ तक हुआ, 87 इसमें ऐड करना है, करें 5 1 दैट इज 9 10 2 दिस इज 3 है ना, 3,25,000 कर ले। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 3 लाख में से, अरे हम 87 प्लस कर रहे थे, हाँ प्लस कर रहे थे, तो 3,28,000 उसमें से हमने 1 लाख माइनस किया, 2,28,000 2,20,000 प्लस 10 2,38,000 उसमें 87 ऐड कर रहे थे, तो हमने ऐड किया, दैट वी गॉट टू 3,25,000। सो यहाँ पे 3,25,000 आ गया। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप याद करो, क्या करते हैं लास्ट स्टेप में, टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेड। यहाँ पे आएगा लास्ट ईयर का बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो लास्ट ईयर का बैलेंस था दैट इज 24,000, वो हम पेमेंट कर रहे हैं, इससे माइनस करेंगे, तो 24 माइनस करेंगे, आ गया हमारा आंसर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा लिख लेना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आंसर आया हमारा, 3,01,000। दिख रहा है, यहाँ तक हमारा ये अमाउंट था 3,25,000 माइनस 24 3,01,000, तो ये बाहर वाले कॉलम में लेना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हम करते हैं इन्वेस्टिंग। बिफोर गोइंग टू इन्वेस्टिंग एक बार अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या परचेज क्या सेल, वही हमें लिखना है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन, क्या क्या हमें लेना है अकाउंट में। अब हमें करना है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन करंट एसेट में आ जाओ, क्योंकि एसेट का सेल परचेज ही तो चाहिए हमें इन्वेस्टिंग में। ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग 5,10,000 क्लोजिंग है 6,20,000। फिर क्या दिया है, नीचे आ जाओ, और तो कुछ दिख नहीं रहा है पूरी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अरे भूल गए, नॉन करंट एसेट के अंदर 10% इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और वो बड़ी हैं 50,000 से, इसका मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 का। ठीक है, वो है, साथ में इंटरेस्ट भी मिला है, वो भी है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आ जाओ फिक्स एसेट के अकाउंट में, अब बनाना पड़ेगा अकाउंट। उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्या है, मशीन 40,000 की थी, 25 में बिकी, लॉस भी है, सेल भी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 70 का, लेकिन परचेज नहीं दिया है। तो परचेज के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि परचेज कितना है, फिर हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो लेट्स सी कैसे बनाते हैं हम अकाउंट। अब हम बनाने वाले हैं फिक्स एसेट का अकाउंट। तो अकाउंट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट की तरह ही बनाना है, तो बेटा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट ना बनाओ, बस समझाओ क्या करना है। सो यहाँ पे हम लिख दिया, हमने लिखा फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट मशीनरी लिख सकते हो क्योंकि पार्ट है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, तो लिख सकते हैं। एसेट है तो डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट में कैरिड डाउन होगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्रॉट डाउन कितना था, 5,10,000, कैरिड डाउन कितना था, 6,20,000, ये हमें याद है। फिर डेप्रीसिएशन कितना था, रिमेंबर टोटल डेप्रिसिएशन, रिमेंबर की क्या ज़रूरत है, यहाँ देखो ना आपने डेप्रिसिएशन डाला है 70, तो वही डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा पूरे साल वाला। फिर जो हमने एसेट सेल की, यानी कि फर्नीचर मशीन जो भी सेल की, वो हम लिखते हैं क्रेडिट में, जो परचेज की वो लिखते हैं डेबिट में। ठीक है, तो कितनी की सेल की थी हमने, 40,000 की मशीन थी, 25 में बेची थी, तो बैंक से कितना आया 25,000। लॉस कितना हुआ, लॉस लिखेंगे हम यहाँ पे 15,000, है ना, ये तो हमारा काम हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट लिख सकते हो। हमें बेसिकली अकाउंट बनाया क्यों है, बनाया इसलिए कि परचेजेस पता चले कितनी है। इसका अगर मैं टोटल करती हूँ कितना आ रहा है, 70 प्लस 40 1,10,000, 1,10,000 प्लस 620 7,30,000, 7,30,000 यहाँ का टोटल है, यहाँ का तो 510 है, मतलब यहाँ पे परचेजेस हुई हैं। सो ये बैंक परचेजेस हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जो हम बैलेंस करने वाले हैं वो 7,30,000 माइनस 5,10,000 दैट इज 2,20,000। तो ये वाला हमें अमाउंट चाहिए होगा। कहाँ चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा, अरे इन्वेस्टिंग बनानी है ना, चलो इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऊपर ही लिख देते हैं,
देन विल डू आफ्टर दिस फाइनेंसिंग भी करनी है, पहले इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। सी कैश पर्टिकुलर, पहले तो यहाँ पर्टिकुलर लिख लें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो ये परचेज की वो, जो ये सेल की वो, और वो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो पहले हम लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना 25,000। सेल से हमारे पास 25 आया, परचेज से कितना गया, पेमेंट लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना गया पेमेंट 2,20,000। फिर भूल गए हम करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ तो वो भी की ली थी हमने, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी ली थी 50,000। यस, इसका भी पेमेंट हुआ था, पर इंटरेस्ट भी तो मिला था, तो वो नहीं भूल सकते। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कौन सा इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे जो हमने माइनस किया था 3,000 वो वाला, तो वो मिला था, तो यहाँ पे मिला था तो आया। ये तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं, ये इनडायरेक्ट था इसीलिए उल्टा था, ये डायरेक्ट है तो आया है तो ऐड, गया है तो माइनस। अब आंसर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डायरेक्टली, चलो लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, अब फ्लो यूज़ करें या फिर यूज वर्ड यूज़ करें, देखो पहले यहाँ पे फ्लो ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस का फिगर ज़्यादा है प्लस का कम है, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या, यूज्ड, कैश यूज्ड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, कितना हमने यूज़ किया वो देख लेते हैं, 2,50,000, ये 2,20,000 प्लस 50 2,70,000 हुआ। 2,70,000 में से बेसिकली 28,000 तो माइनस करना है, ये 20 तो ऐसे कट रहा है, ठीक है। 2,50,000 इसमें से अब 5 तो नहीं जाएगा, 2 और जाएगा, तो करो एक बार कैलकुलेट करो कितना हो गया। 25 ऐसे गया, 25 25 गया तो ये 25 बच गया, ठीक है। 2,45,000 में 3 और गए तो 2,42,000 हमारे चले गए नेगेटिव में। अब हम इसके बाद देखते हैं फाइनेंसिंग की क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसको हटाते हैं, फाइनेंसिंग बनाएंगे ताकि हम पूरा कंक्लूड कर पाएँ अपना सम। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। अब फाइनेंसिंग के लिए बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले शेयर कैपिटल में आ जाओ, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर बढ़ रहा है, मतलब हमें पैसा मिला है। साथ ही में नीचे एक चीज़ और दी हुई है, देख लो, इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं वो 10% प्रीमियम पे हुए हैं, मतलब उसका प्रीमियम भी आया है, वो भी ध्यान रखना है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, रिडेम्पशन पे भी हमने प्रीमियम दिया है 5%, वो भी ध्यान रखना है। तो हमारा इक्विटी बढ़ा है, प्रेफरेंस हमने घटाया है, मतलब रिडीम किया है, रीपेमेंट दिया है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे किया है, डिबेंचर्स का 10%, वो ध्यान रखना है। फिर हमने दिए हैं डिविडेंड्स, डिविडेंड्स किसको दिए हैं, इक्विटी को भी दिए हैं और प्रेफरेंस को भी दिए हैं। इंटरिम डिविडेंड भी गया है और इक्विटी का भी डिविडेंड गया है, तो वो भी हमें देखना है। और कौन सा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है, क्या कोई लोन वगैरह बढ़ा है, येस, डिबेंचर्स भी बढ़े हैं हमारे 1 लाख से, सो वो भी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में आएंगे। अदर देन दैट देखें कहीं और कुछ और है, नहीं है। सो शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस, डिविडेंड्स उनके, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं उसका इशू, उसका इंटरेस्ट, और तो कुछ है ही नहीं। चलिए अब लिखते हैं अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन ध्यान रखना है प्रीमियम साथ में ही लिखेंगे हम, इशू में भी और अपने रीपेमेंट में भी। चलो लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलो लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, साथ में प्रीमियम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसके साथ में हम प्रीमियम ऐड कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो ऊपर विद प्रीमियम,
ठीक है, विद प्रीमियम लिख सकते हैं। देखा था हमने 50,000 के हमारे इशू थे, उसमें 10% प्रीमियम था। 50,000 का 10% 5,000, मतलब 5,000 प्लस 55, सॉरी 5,000 प्लस 50 दैट इज 55,000। तो हमें 55,000 मिला है। ठीक है, उसके अलावा पैसा कहाँ से आया? डिबेंचर्स, हमारे इशू हुए थे डिबेंचर्स। यस, अब हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस, कितने के डिबेंचर्स हमने इशू किए थे? 1 लाख के। तो ये 1 लाख भी हमारा ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पेमेंट की थी। कहाँ की थी पेमेंट? याद करो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया था हमने, प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट किया था। सो हम यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स का हमने रीपेमेंट किया या रिडीम्शन किया हमने। ठीक है, यहाँ पे मैं रिडीम लिख रही हूँ, रिडीम किया है हमने, पेमेंट दिया है। कितना दिया था? जितना भी दिया था उसके ऊपर 5% प्रीमियम भी दिया है, मतलब 1 लाख प्लस 5% दैट इज 1,05,000 ये हमने दिया है, पेमेंट हुआ है। उसके अलावा क्या क्या पेमेंट हुआ है? इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड क्या था हमारा पेमेंट? दैट इज इंटरेस्ट दिया था हमने। कितना दिया था? ये तो यहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, यही चीज़ यहाँ लेके आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने? 10,000 वहाँ ऐड किया, यहाँ डिडक्ट किया, क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं था, वो फाइनेंसिंग था, यहाँ आएगा इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फिर बात करते हैं डिविडेंड्स की, हमने डिविडेंड भी पे किए। डिविडेंड कितना पे किया? प्रेफरेंस पे 12% ऑफ 2 लाख 24,000। इक्विटी पे कितना किया हमने? इक्विटी पे कितना किया? 45,000। यस, तो डिविडेंड दिया हमने इक्विटी वालों को, जिसे हमने इंटरिम डिविडेंड बोला है, दैट इज 45,000। ये सारे हमारे पेमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पेमेंट्स हैं, बस और तो कुछ था नहीं। चलो अब कंक्लूड करते हैं इसको। कैश, अब रुक जाओ, देखो फ्लो है या यूज्ड है, कैसे? ये सारा माइनस, ये सारा प्लस। देखें प्लस माइनस का क्या एक्चुअली में कितना आ रहा है। चलिए 1,05,000 10,000 1,15,000 प्लस 24 1,39,000 1,39,000 प्लस 45, मतलब इससे तो ऑब्वियसली ऊपर है माइनस वाला पार्ट, क्योंकि प्लस वाला कम दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्लियरली हम लिखेंगे यूज्ड, क्लियरली लिखेंगे यूज्ड। ठीक है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज। चलो अब देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना। 155 प्लस का है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, अभी किया हमने 139 प्लस 45, 139 प्लस 45 418 184 184 माइनस किया इसमें से 9 दैट इज 29। तो सिंपल यहाँ पे हम लिख लेंगे बाहर 29,000। कैलकुलेट कर लेना, 29,000 हमारा यूज्ड है। अब क्या करना है? सी दिस जो ऑपरेटिंग से निकाला आपने, देन दिस जो आपने इन्वेस्टिंग से निकाला, देन दिस जो फाइनेंसिंग से निकाला, तीनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब देखो यूज्ड है या फिर इंक्रीज है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो 2 लाख के अंडर ही आएगा, ये 3 लाख है, इसका मतलब इंक्रीज ही है, बड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये याद रखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो 242 प्लस 29, पहले ये कर ले कितना है? 242 प्लस 29, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 242 प्लस 29 हमारा हो रहा है ये 271। ये कितना है हमारा? 3,01,271, मतलब कितना चेंज आया? 30,000 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30,000। ठीक है, 30,000। अब हमें क्या करना है? इसके साथ हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारा आना क्या चाहिए? आंसर आना चाहिए क्लोजिंग। चलो क्लोजिंग यहाँ पे। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ में
करंट इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करना है, मतलब ओपनिंग में मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसके ब्रैकेट में लिखूंगी क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है, दिस वन, कि ओपनिंग हमारा कितना आ रहा है और उसको यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे, देन वी विल सी कि हमारा क्लोजिंग आ रहा है कि नहीं। चलो बैलेंस शीट देखते हैं, क्या है हमारा ओपनिंग और क्या है हमारा क्लोजिंग। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर एक करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हैं दैट इज 8,000 और हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 42,000, 42 एंड 8, उसे हम ओपनिंग में डालेंगे। आंसर क्या आना चाहिए, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो 70 दिया हुआ है और साथ में करंट इन्वेस्टमेंट दी है 10, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए 80। तो हम ओपनिंग में क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग में ऐड करेंगे 42 प्लस 8, क्लोजिंग में आएगा आंसर 80 दैट इज 70 प्लस 10। चलो सी कैसे लिखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम यहाँ ऐड करेंगे, कितना था 50, ये 50 कैसे आया 42 प्लस 8, यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड विद दिस बट इट इज रिलेटेड विद दिस, तो 42 प्लस 8 कितना आंसर आ रहा है हमारा 80,000, यही चाहिए था ना हमें, क्लोजिंग यही चाहिए था हमें 70 प्लस 10, तो हमारा क्लोजिंग करेक्ट आ गया, मतलब द होल क्वेश्चन इज करेक्ट, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा क्लोजिंग मैच नहीं हो रहा है तो बेटा आपको मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ क्या गलती की है, तो क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए करने के लिए। चलो इसके बाद देखते हैं एक और सम जिसके अंदर वापस तीनों एक्टिविटीज़ देखेंगे।